खुफिया दोस्त बहरैब के समुद्र में 500 फीट की गहराई पर 25 समुद्री मील फी घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर ही अंदर सफ़र करते हुए भारत के रन कच्छ वाले साइड के करीब पहुंच गई थी। उस वक्त अब्दोस के 1 मुरब्बा इंच रकबे पर समुद्र का पानी 3 टन का दबाव डाल रहा था। ये जदीद तरीन अब्दोस, जिसके मुल्क का नाम मैं यहाँ ज़ाहिर नहीं करूँगा, खुले समुद्र के नीचे 1000 फीट की गहराई तक सफ़र करते हुए जब भारत के रन कच्छ वाले मगरबी साइड के नज़दीक पहुँची तो 500 फुट ऊपर आ गई थी। अब्दोस के अंदर खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ इंजनों की चलने की मामूली सी गूंज और किसी आले की टक टक की धीमी आवाज़ सुनाई दी जाती थी। साहिल के ज़्यादा करीब आ जाने पर अब्दोस मजीद ऊपर हो गई। अब्दोस का कमांडर पेरिस्कोप के साथ आंखें लगाए समुद्र के बाहर का मंजर देखने लगा। पेरिस्कोप एक ऐसी दूरबीन होती है जिसके ऊपर एक लंबा पाइप लगा होता है। ये पाइप सतह समुद्र से थोड़ा सा बाहर निकला होता है। इस दूरबीन की मदद से अब्दोस का कप्तान ज़ेर आब रहकर भी समुद्र के बाहर का मंजर देख सकता है। ये अब्दोस भारत के मगरबी साइड पर किसी भारतीय जहाज़ का तारुफ पेड़ का निशाना बनाने नहीं आई थी, बल्कि इसका एक खुफिया मिशन था। उसने 2 पाकिस्तानी कमांडोज को रात की तारीकी में भारत के मगरबी साइड के एक वीरान टापू पर उतारना था। ये टापू एक वीरान और गुमनाम छोटा सा जजीरा था, जिसके आगे चंद मील के फासले पर पूरबंद की बंदरगाह थी। इस बंदरगाह के शमाल में समुद्र का रेतला सार था, जो भावनगर के अहम तरीन और हसास तरीन बंदरगाह तक फैला हुआ था। ये 10 मील का सफ़र था। दोनों पाकिस्तानी कमांडोज को अब्दोस के कमांडर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था और वो अपने छोटे से केबन से निकलकर कमांडर के पास आ गए थे, जो पेरिस्कोप दूरबीन से सतह समुद्र के बाहर का मंजर देख रहा था। अगरचे समुद्र के ऊपर रात की तारीकी छाई हुई थी, मगर पेरिस्कोप में ऐसे लेंस लगे हुए थे जो रात की तारीकी में भी देख सकते थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब था कि कमांडर को टारगेट नजर आ गए। अब्दोस के हमले का हर कारकुन अपनी अपनी जगह पर पूरी मुस्तैदी के साथ बैठा कमांडर के सुर्ख सिग्नल का इंतजार कर रहा था। सुर्ख सिग्नल के मिलते ही अब्दोस को समुद्र के सतह पर आ जाना था। 2-2.5 मिनट के बाद कमांडर ने सुर्ख सिग्नल दे दिया। इसके साथ ही अब्दोस के बड़े टैंक में से 1000 टन पानी हवा के दबाव से चलने वाले पंपों के जरिए 30 टन फी सेकंड की रफ्तार से खारिज होना शुरू हो गया और अब्दोस आहिस्ते आहिस्ते ऊपर को उठती चली गई। उस वक्त अब्दोस के इंजन बंद कर दिए गए थे। दोनों कमांडो ऊपर अब्दोस की गोल ढकने की तरफ जाने वाली आईनी जीने के पास आ गए। दोनों ने गोताखोरी के सूट पहन रखे थे, जो उनके जिस्मों के साथ चिमटे हुए थे। नायलॉन के बड़े थैले उनके करीब ही रखे हुए थे। अब्दोस को समुद्र की सतह पर उबरते हुए 15-20 सेकंड लग गए। जैसे ही अब्दोस सतह समुद्र पर उबरी, उसका गोल बड़ा ढक्कन खुल गया। दोनों कमांडोज ने थैले कांधों पर डाले और आईनी जीने चढ़कर अब्दोस के बाहर आ गए। उस वक्त रात का 1:15 बजे था। यह दुश्मन का साहिली और हसास तरीन इलाका था। समुद्र पर अंधेरा छाया हुआ था। अब्दोस वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकती थी। अब्दोस की सतह समुद्र पर आते ही दोनों कमांडोज ने नायलॉन के थैले अपने कमर पर बांधे, ऑक्सीजन मास्क चेहरों पर चढ़ाए और समुद्र में कूद गए। नक्शे की मदद से उन्हें वीरान जजीरे की समत पूरी तरह से ज़हन नशीन करा दी गई थी। वो समुद्र के अंदर गूते लगाने के बाद ठीक समत को तैरते चले गए। उनके पीछे अब्दोस समुद्र में गूते लगा गई थी। उन कमांडोज का मिशन क्या था, ये आपको आगे चलकर मालूम हो जाएगा। जो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा वो उन कमांडोज के नाम और होलिये हैं। नाम मैं फर्जी रखूंगा और होलिये बताने की ज़रूरत नहीं। यूँ समझ लें कि दोनों की उम्रें 25 और 26 साल के दरमियान थी। पूरे जवान थे, जिस्म कसरती और सेहतमंद थे। मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता कमांडोज थे और मार्शल आर्ट के माहिर थे। समुद्र के अंदर ही अंदर 2.5-3 मील तक तैरने के बाद वो एक दूसरे के आगे पीछे सतह समुद्र पर उभर आए। आगे सीनियर कमांडो इमरान था, उसके पीछे कमांडो जिब्रान था। उनके दाएं जानिब दूर समुद्र में खड़े जहाज़ों और बंदरगाह पूरबंद की रोशनी नज़र आ रही थी, जिनका अक्स समुद्र में झिलमिला रहा था। वो उन रोशनियों की मुखालिफ समत में तैरते हुए वीरान टापू के साहिल पर निकल आए। साहिल पर निकलने के फ़ौरन बाद उन्होंने अपने अपने पाँव से तैरने वाले फ्लिपर उतार कर हाथों में पकड़ लिए। वो उन्हें वहाँ फेंक नहीं सकते थे, क्योंकि यह उस बात का सबूत होता है कि यहाँ कमांडो उतरे हैं और दुश्मन होशियार हो जाते हैं। और हसास तरीन इलाके में तो फौरी तौर पर बड़ी सरगर्मी से कमांडोज की तलाशी शुरू हो जाती है। ये टापू ज़्यादा चौड़ा नहीं था। अंधेरे में दूर कुछ फासले पर टापू का दूसरा साइड था, जहाँ तारीकी छाई थी। दोनों कमांडो दूसरे साइड की तरफ चारों तरफ से होशियार होकर चले जा रहे थे। फिर वो एक जगह खुश सरकंडों के पीछे छिपकर बैठ गए। उनकी नज़रें दूर दूसरे साइड के अंधेरों पर जमी हुई थीं। जब उन्हें बैठे बैठे 1 मिनट गुजर गया तो कमांडो जिब्रान ने आहिस्ते से कहा, कहीं अपना आदमी पकड़ा तो नहीं गया? इसके लहजे में तशवीश थी। कमांडो इमरान दूर अंधेरे पर नजर जमाए हुए बोला, कुछ भी हो सकता है। वैसे हमें खुफिया सिग्नल का इंतज़ार करना होगा।
اتنے میں دور اندھیرے میں روشنی کا ایک نقطہ 3 بار ٹمٹمایا۔ کمانڈر عمران کے ہاتھ میں چھوٹی پینسل ٹارچ تھی۔ اس نے ٹارچ کا رخ دوسری سائڈ کی طرف کر کے اسے 3 بار روشن کیا۔ اس کے بعد اندھیرے میں دور صرف ایک بار روشنی چمکی کہ اس بات کا سگنل تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ ان کا اپنا آدمی جزیرے پر پہنچ چکا تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کمانڈوز نے جلدی جلدی اپنا تھیلا کھول کر مچھیروں کے کپڑے نکالے۔ وہ تخوری کا سوٹ اتار کر فلپروں اور آکسیجن ماسک کے ساتھ ایک طرف رکھ کر مچھیروں کے کپڑے پہنے اور تھیلے میں سے ہی چھوٹا بیلچہ نکال کر وہاں گڑھا کھود کر وہ تخوری کے سوٹ، فلیپر، آکسیجن ماسک اس میں دبا کر اوپر جاڑیوں کی شاخیں توڑ کر ڈال دیں۔ اپنے اپنے پستول چیک کیے۔ دونوں کے پاس خاص کمانڈو گلوگ 17 کا 9mm آٹومیٹک پستول تھا جس کی میگزین میں سے 17 راؤنڈ فائر ہوتے تھے۔ یہ خاص کمانڈوز کا پستول تھا جس کا وزن ہلکا تھا اور جس کی گولی جسم کے اندر جا کر ہینڈ گرینیڈ کی طرح پھٹتی تھی۔ دونوں کمانڈوز یعنی کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران وہیں ایک جاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کر اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے انہیں آل کلیئر کا سگنل ملا تھا۔ پستول ابھی تک ان کے ہاتھوں میں ہی تھے کیونکہ یہ دشمن کا سگنل بھی ہو سکتا تھا جس نے اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے سگنل پکڑ لیے ہوں۔ چند لمحوں کے بعد دور اندھیرے میں 3 بار روشنی کا نقطہ روشن ہو کر بجھ گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ کمانڈو عمران نے 3 بار ٹارچ روشن کر کے جوابی سگنل دیا کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے ساتھی کمانڈو جبران کو اشارہ کیا۔ کمانڈو جبران دوڑ کر 15 گز کے فاصلے پر گیا اور پستول دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوندے منہ ریت پر لیٹ گیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ اگر اپنے آدمی کی جگہ دشمن آ رہا ہے تو اسے وہیں ڈھیر کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک انسانی سایہ رات کی طریقے میں کمانڈو عمران کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا، میری بچی کو پیاس لگی ہے، کیا پینے کو پانی مل جائے گا؟ یہ کوئی کوڈ خفیہ فکرہ تھا۔ اس کے جواب میں کمانڈو عمران نے کوڈ جملہ بولا، کیا راون کی لنکا جل رہی ہے؟ انسانی سائے نے مزید کوڈ الفاظ میں کہے، بیار بینٹ کے پنچھی اڑ گئے ہیں۔ ان خفیہ اشراتی جملوں کے بعد جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کی شناخت ہو گئی تو کمانڈو عمران نے کمانڈو جبران کو ہلکی سی سیٹی بجا کر واپس بلا لیا۔ اندھیرے میں آنے والے اجنبی نے عمران اور جبران سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، سمندر میں کسی نے پیچھا تو نہیں کیا؟ کمانڈو عمران نے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ویسے بھی ہم سمندر کے اندر تیر رہے تھے۔ تمہارے اپنے کپڑے کہاں ہیں؟ اجنبی نے پوچھا۔ عمران نے کہا، وہ ہم نے زمین میں دبا دیے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اجنبی نے دونوں کمانڈوز کو ساتھ لیا اور ریت پر سمندر کی مخالف سمت کو چل پڑا۔ تاریک رات میں سمندر کے کنارے کی ریت دور تک پھیلی ہوئی دھند کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اجنبی گائیڈ نے بھی ساحلی مچھیروں کا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ علاقہ جہاں دونوں کمانڈوز عمران اور جبران اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں ریت کے میدان میں اندر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ خلیج کچھ کے دائیں بازو کا علاقہ بڑا حساس تھا۔ خلیج کچھ میں انڈین نیوی کا اہم ترین خفیہ اور سب سے بڑا فوجی بحری اڈہ تھا جہاں بھارت کے بڑے جنگی بحری جہاز میسور اور رنجیت کے علاوہ بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک طیارہ برادر بحری جہاز وکرانت بھی لگر انداز تھا۔ اس جہاز کے عرصے پر 80 لڑاکا بمبار طیارے تھے۔ ان کے علاوہ اسی خلیج میں انڈین نیوی کی فریگٹ یعنی آبدوز شکن جنگی جہاز بھی گشت کرتے رہتے تھے۔ اس اہم ترین بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے کاٹھیاواڑ سے لے کر سورت کی سرحد تک سیلی توپ خانے کی بے شمار توپیں نصب۔ اس بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے جام نگر اور راجکوٹ کے ارد گرد 6 ہوائی اڈوں پر انڈین ایئر فورس کے لڑاکا اور بمبار طیارے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ خلیج کچھ کے اس حساس ترین بحری فوجی اڈے سے شمال کی جانب دوارکا کے مقام پر حملہ اور طیاروں کو قبل از وقت خبر دینے کے لیے ایک بے حد طاقتور راڈار نصب تھا۔ یہ راڈار پاکستان پر ہوائی حملے کی صورت میں کراچی، حیدرآباد اور رحیم یار خان تک بھارتی بمبار طیاروں کی بخوبی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ پور بندر کے مقام پر گولہ بارود اور اہم جنگی ساز و سامان کا بہت ذخیرہ بھی دم تھا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے دونوں جان باز کمانڈو اپنی جان کا کتنا بڑا خطرہ مول لے کر دشمن کی سرزمین پر اترے تھے۔ یہ وہ مشن تھا کہ جس پر جانے والے محب وطن کمانڈوز میں سے کوئی واپس آتا تھا۔ ریت کے میدان میں 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ایک جگہ پر سمندر اندر کی جانب آ گیا ہوا تھا۔ یہاں ان کے اجنبی گائیڈ نے ٹیلے کے پیچھے ایک چھوٹی کشتی چھپا رکھی تھی۔ وہ کشتی پر بیٹھ گئے اور کھاڑی میں اوپر کی طرف کشتی کھڑنے لگی۔ اندھیرے میں ان کا گائیڈ انہیں سمت اور راستہ دکھاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کمانڈو عمران سے کہہ رہا تھا، یہاں ہم اپنے کمانڈوز کی مدد کے لیے مقامی مچھیروں میں سے ایک آدھ کو بھاری معاوضہ دے کر چند گھنٹوں کے لیے خرید لیا کرتے ہیں، لیکن تمہارا مشن اتنا اہم اور نازک تھا کہ ہمیں کسی بھی مسلمان یا غیر مسلمان مچھیروں کو اعتماد میں لینے کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے تم لوگوں کو باونگا تک پہنچانے کی میری ڈیوٹی لگائی گئی۔
कमांडो जिब्रान ने पूछा। यहाँ से भावनगर कितने फासले पर है? गाइड बोला, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। गाइड मछेरे ने कश्ती में पहले से मछलियों के 2 भरे हुए टोकरे रख दिए थे, ताकि अगर रास्ते में इंडियन नेवी की कोई गश्ती मोटर बोट रोक ले तो उन्हें यही कहा जाए कि हम मछेरे हैं, रात को मछली पकड़ने के लिए ही निकले हैं। ये बात गाइड मछेरे ने कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान को भी समझा दी थी। उन दोनों कमांडोज को इस इलाके की गुजराती काठियावाड़ी ज़ुबान की भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई थी और वो दोनों गुजराती ज़ुबान रवानी से बोल और समझ लेते थे। उनको हर तरह से मुकम्मल तरबियत देकर इस मिशन पर रवाना किया गया था। ये बात गाइड मछेरे को भी मालूम थी कि दोनों कमांडो गुजराती ज़ुबान बोल और समझ लेते हैं। बाकी 2-4 ज़रूरी बातें उसने इमरान और जिब्रान को ज़बानी समझा दी थी। गाइड मछेरा और कमांडो इमरान कश्ती के चप्पू चला रहे थे। कुछ देर के बाद जिब्रान चप्पू संभाल लेता था। वो गाइड मछेरा मुहार थाम लेता था ताकि कश्ती को सही समत पर चलाए रखे। अंधेरी रात में 1.5 घंटे के समुद्री सफ़र के बाद उन्हें दूर से साहिल पर रोशनी नजर आने लगी। गाइड ने बताया कि हम भावनगर के खलीज के एम और असास बंदरगाह के करीब पहुंच चुके हैं। खलीज का खैया इलाका अब नाई की तरह था, जहां समुद्र एक दरिया की तरह अंदर को दूर तक चला गया था। भावनगर अब नाई का आखिरी किनारा था। भावनगर पहुंच कर समुद्र ख़त्म हो जाता था। यहाँ समुद्री अपनाई का रास्ता इतना तंग हो जाता था कि उसमें से सिर्फ एक बड़ा जंगी या तैयार बरदर जहाज ही गुजर सकता था। इस समुदाय में इंडियन नेवी के अफदोस शिकन फ्रेगेट छोटे जहाज दिन रात गश्त लगाते रहते थे। गाइड ने कश्ती के आगे की जानिब के चप्पू खुद संभाल लिए थे। उसने बताया कि हम कश्ती को भावनगर की बंदरगाह के समंदर की जानिब नहीं ले जा सकते। वहाँ जाने की किसी मछेरे को इजाज़त नहीं है। हम बंदरगाह से बहुत पीछे एक छोटी सी खाड़ी में से गुजर कर साहिल पर उतरेंगे और वहाँ से हमें अंधेरे में छिपकर भावनगर तक पैदल जाना होगा। गाइड ने कश्ती को बंदरगाह की सम से हटाकर छोटी खाड़ी की तरफ डाल दिया। एन उस वक्त समुद्र में एक गश्ती मोटर बोट नमदार हुई। उसकी तेज़ रोशनी उनकी कश्ती पर पड़ रही थी। गाइड मछेरे ने फ़ौरन हमसे पिस्तौल लेकर कश्ती के खुफिया खाने में छिपा दी और कहा, ये इंडियन नेवी की पेट्रोलिंग मोटर बोट है। तुम्हें क्या कहना है मैंने तुम्हें बता दिया हुआ है। याद रखना, गुजराती के सिवा किसी और ज़ुबान में बात ना करना। इमरान और जिब्रान गाइड की हिदायत के मुताबिक टोकरों में से मछलियाँ निकाल कर प्लास्टिक के थैलों में डालने लगे। उन्होंने कश्ती मोटर बोट की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी। ये ज़ाहिर किया कि यह तो हमारा रोज़ का मामूल है और हम इस चेकिंग के आदी हैं। इतने में मोटर बोट उनके करीब आ गई। मोटर बोट पर नेवी का झंडा लहरा रहा था। डेक की रोशनी में उन्हें 6-7 बेरी के फौजी स्टैंड गने पकड़े खड़े नजर आए। मोटर बोट ने कश्ती के गिर्द एक चक्कर लगाया। वो कश्ती के करीब आकर रुक गई। एक बेरी अफसर ने गुजराती ज़बान में गरज कर पूछा, इधर क्या कर रहे हो? गाइड ने गुजराती ज़बान में कहा, महाराज करीब मछेरे हैं, रात को मछली पकड़ने निकले थे, अब घरों को वापस जा रहे हैं। एक बेरी फौजी कश्ती में आ गया। उसने मछलियों के टोकरों को इधर उधर करके देखा। फिर इमरान और कमांडो जिब्रान को साइड लाइट की रोशनी में गौर से देखा और उनसे गुजराती में पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? कमांडो इमरान को जैसा कि समझाया गया था उसने गुजराती में जवाब दिया, पट फिदर के मछेरे हैं हमारा, खाड़ी में रात को ही शिकार पर निकलते हैं। हमारी बारी रात को ही आती है सरकार। हम गरीब मछेरों को दिन के वक्त कोई भी मछलियाँ नहीं पकड़ने देता। इस दौरान एक और फौजी कश्ती में उतर आया था। वो कश्ती की अच्छी तरह से तलाशी ले रहा था। हमको पकड़वाने वाली कश्ती में एक ही चीज़ थी, यानी हमारे ग्लॉक 17 कमांडो पिस्तौल। लेकिन वो कश्ती के एक ऐसे खुफिया खाने में छिपाए हुए थे कि बेरी सिपाहियों की उन तक नज़र नहीं जा सकती थी। मोटर बोट के ऊपर से किसी अफसर ने चिल्लाकर अपने फौजियों से अंग्रेज़ी में पूछा, ये लोग कौन हैं? कश्ती में खड़े बेरी फौजी ने कहा, सर मछेरे हैं। अफसर ने तेज़ लहजे में अंग्रेज़ी में कहा, तो फिर वक्त ज़ाया क्यों करते हो, ऊपर आ जाओ। दोनों बेरी फौजी जल्दी से मोटर बोट की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर डेक पर चले गए। मोटर बोट ने दोबारा हार्न दिया और इंजन स्टार्ट होने के बाद वो घूमकर अपनाई की ध्यान की समुद्र की तरफ चल दी। इमरान और जिब्रान ने इत्मीनान का सांस लिया। गाइड ने चप्पू संभाल लिए और वहाँ की उर्दू में बोला, खुदा ने मुसीबत को टाल दिया। ये गाइड मुसलमान मछेरा था। उसे मालूम था कि दोनों कमांडो भी मुसलमान हैं, मगर हिंदू बनकर आए और भावनगर में अपने ख़ास आदमी के पास हिंदू बनकर ही जाएंगे। उसका असली नाम मुसलमानों वाला था, जो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। वो ये भी नहीं बताऊँगा कि वो भावनगर में क्या कारोबार करता था और उसका दफ्तर कहाँ पर था। मैं उसे दुकानदार ज़ाहिर करूँगा। उसका हिंदुआना नाम भी आपको फर्जी बताऊँगा। उसका वो हिंदुआना नाम नहीं बताऊँगा जिस नाम से वो आज भी भावनगर में बैठा, यानी दुश्मन के पेट में बैठा, उसके पाकिस्तान दुश्मन अज़ाम की एक लम्हे की रिपोर्ट पाकिस्तान तक पहुँचा रहा है।
और यूं मौत के मुंह में बैठा वतन अजीज की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। उस मुहब्ब वतन के असली मुसलमानों वाले नाम बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसका वो हिंदुआना नाम भी नहीं बताऊंगा जिस नाम से वो वहाँ 25 साल से बैठा कारोबार कर रहा है। मैं उसका फर्जी हिंदुआना नाम चंद्रकांत रख लेता हूँ। इमरान और जिब्रान दोनों कमांडोज ने गाइड को बता दिया था कि उन्होंने धर्मदास और देवी रथ अपने नाम रखे हैं। कमांडो इमरान ने कहा, मैंने अपना नाम धर्मदास रखा है, और जिब्रान ने कहा, मैंने अपना नाम देवी रथ रखा है। गाइड ने कहा था, नामों को अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लो और ज़ुबान पर चढ़ा लो। अगर कहीं ज़रा सी भी भूल चूक हो गई तो मारे जाओगे, बल्कि तुम एक दूसरे को इस हिंदुआना नाम से बुलाया करो। आज के लिए बस इतना ही। इसी कहानी की अगली नशस्त लेकर आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।